यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। कार्तिक के लिए उसकी खूबसूरती ऐसी कोई मायने नहीं रखती थी कि वह नील की इंसल्ट बर्दाश्त कर लेता। पर कार्तिक इस बात से हैरान था कि सारी क्लास को छोड़कर आखिर वह उसके पास क्यों बैठना चाहती है। नील के उठने के बाद वह लड़की वहां बैठी और धीरे से उसने एक कागज कार्तिक की तरफ सरका दिया। उसमें लिखा था, सर आई एम यूर न्यू बॉडीगार्ड, प्लीज अलाउ मी टू प्रोटेक्ट यू। कार्तिक ये पढ़कर हैरान रह गया। उसने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगा, यह मेरी बॉडीगार्ड है। किसने भेजा है इसे? कार्तिक अभी सोच ही रहा था कि उसके फोन पर चौहान अंकल का मैसेज फ्लैश हुआ। मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड भेजी है। कमांडो ट्रेनिंग ले चुकी है और वह बेस्ट है। हर तरह के आर्म्स एमिनेशन को हैंडल करना जानती है और स्ट्रीट फाइट में भी एक्सीलेंट है। कार्तिक को लगा उस दिन कैंटीन में जो कुछ भी हुआ था, चौहान अंकल अब रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए उन्होंने कॉलेज कैंपस में इस लड़की को स्टूडेंट की तरह भेज दिया है, ताकि मैं मना ना कर सकूं। उसने बेबसी से सर हिलाया। वह समझ गया अंकल चौहान को कुछ भी कहना यूजलेस है। वह नहीं मानेंगे। उसने चुपचाप फोन बंद करके रख लिया और उस लड़की को आहिस्ता से कहा, ठीक है, पर याद रखना तुम मेरे किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं डालोगी और मुझसे थोड़ा दूर रहोगी। मैगी ने सिर झुकाकर कहा, एज यू से सर। पूरी क्लास उनको खुसुर फुसुर करते देखकर हैरान थी। अब यह बातें भी बननी शुरू हो गईं कि यह लड़की सब पता करके आई है। इसको पता है कि कॉलेज का सबसे रिच लड़का यही है, इसलिए यह आते ही कार्तिक को फंसाने की कोशिश करने लगी है। नील भी समझ नहीं पा रहा था कि वह आते ही कार्तिक से इस तरह क्या बात करने लगी है। वो भी कंफ्यूज था। उधर अंकल चौहान कार्तिक की सिक्योरिटी के लिए और भी जरूरी अरेंजमेंट्स करवा रहे थे। कार्तिक को लगा कि कैंटीन फाइट वजह है इस सिक्योरिटी की, पर बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। इधर मैगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी स्टूडेंट उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। उसकी प्राइम प्रायोरिटी सिर्फ कार्तिक की सिक्योरिटी थी। कार्तिक के लिए यह इरिटेटिंग हो रहा था। वो जहां भी जा रहा था, मैगी उसके पीछे पीछे आ रही थी। यहां तक कि जब वह कैंटीन में कुछ खाने गया तब भी मैगी उसके पीछे पीछे चली आई। इस बार कार्तिक ने मैगी को इरिटेट होके कहा, हर जगह चिपकना जरूरी है क्या? कॉलेज कैंटीन ही तो है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? थोड़ा दूर रहो मुझसे। मैगी ने सिर झुकाकर कहा, यस सर। वो कार्तिक से 3 टेबल छोड़कर बैठ गई, पर उसकी कमर एकदम सीधी थी। वह बिल्कुल चौकन्नी होकर इधर उधर देख रही थी। कार्तिक जब अपने खाने के लिए बर्गर लेकर आया तो पता नहीं क्यों उसको मैगी को देखकर गिल्टी फील होने लगा। आफ्टर ऑल वो वहां पर उसी की सिक्योरिटी के लिए थी। कैंटीन में सारे लड़के मैगी को लस्टफुल आई से देख रहे थे। कार्तिक को मैगी पर गुस्सा करने के बाद अब बुरा लग रहा था। उसने एक और बर्गर लिया और इस बार वह खुद मैगी की टेबल पर आकर बैठ गया। कैंटीन में बैठे सारे लड़कों को कार्तिक से भयानक जेलसी हो रही थी। मैगी ने अभी तक कॉलेज के किसी भी लड़के से बात नहीं की थी। यहाँ तक कि किसी की हेलो तक का जवाब नहीं दिया था। जबकि कार्तिक के साथ वह बहुत पोलाइट थी। मैगी को टेंस देखकर कार्तिक ने कहा, आराम से अपना बर्गर एंजॉय करो, कॉलेज कैंटीन ही है, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। हर तरफ कैंटीन में उनके बारे में ही बातें हो रही थी। एक लड़के ने कहा, यार इस कार्तिक ने क्या किस्मत पाई है। वहां इसने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कियारा को फंसा रखा है और अब ये दूसरी हुरपरी आई है। ये भी इसी के पीछे लट्टू है। दूसरे लड़के ने कहा, पैसा चीज ही ऐसी है बेटा। इतने में एक लड़की बोली, अरे देखो देखो कियारा भी आ गई। लुक कैसे गुस्से से देख रही है कार्तिक को। अब आएगा असली मजा कैटफाइट देखने में। पटाखे फूटेंगे अब तो। उधर कार्तिक मैगी को इतना सीरियस देखकर हंसाने की कोशिश कर रहा था। वहां कियारा उन्हें घूरती हुई तेजी से कार्तिक की टेबल की तरफ बढ़ रही थी। कैंटीन में कार्तिक को मैगी के साथ देखकर तरह तरह की बातें बनाई जा रही थी। लड़के आपस में बात कर रहे थे, यार इसकी किस्मत तो जबरदस्त चमक उठी है। क्या नहीं है इसके पास? दूसरे लड़के ने कहा, डिग्निटी नहीं है इसके पास। उस फैशन कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट देखा था।
तुमको क्या लगता है, ये रोशन से किस लिए लड़ रहा था? सब कुछ उस कियारा के चक्कर में हो रहा था वहां। उस लड़की के लिए इसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उस रोशन को तो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और यहाँ अब नई लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तीसरे लड़का बोला, पीछे मुड़कर देखो कियारा आ रही है। चेहरा तो देखो उसका कैसी भुना भुनाई हुई लग रही है। मजा आने वाला है बहुत अब। कार्तिक को उन लड़कों की सारी बातें सुनाई दे रही थीं। उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैगी सिर्फ उसकी बॉडीगार्ड है, दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं। पर यह बात वह किसी को बता भी नहीं सकता था। कियारा को अपनी तरफ आते हुए कार्तिक ने भी देख लिया था। कियारा के एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गया था कियारा उसको मैगी के साथ देखकर गुस्से में है। कियारा ने गुलाबी रंग का फ्लोरल वन पीस ड्रेस पहना हुआ था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कियारा सीधा कार्तिक की टेबल की तरफ आई। कियारा के पास आते ही, उसके कुछ बोलने से पहले ही कार्तिक ने कहा, हेलो कियारा, आज तो भला की खूबसूरत लग रही हो। कियारा ने अभी तक मैगी की शक्ल नहीं देखी थी। मैगी की पीठ उसकी तरफ थी। जब कियारा पास पहुंची और मैगी के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी तो वह भी एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। मैगी थी ही इतनी खूबसूरत कि जो देखे नजर ना हटा सके। उसको देखने के बाद कियारा का मुंह उतर गया। मैगी की फ्लॉलेस ब्यूटी देखकर उसे बहुत इनसिक्योरिटी फील होने लगी। कार्तिक पल पल कियारा के चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने कियारा का हाथ थामा और कहा, आओ मेरे पास बैठो, साथ में लंच करते हैं। मैगी सामने बैठी थी। कार्तिक ने हाथ पकड़कर कियारा को अपने साथ बिठा लिया। कियारा के बैठने के बाद कार्तिक ने कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। मैगी, यह कियारा पटेल है। इस साल का वर्ल्ड फैशन कंपटीशन इसने ही जीता है। और कियारा, मीट मैगी फर्नांडिस, नई क्लासमेट, आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। कियारा ने कर्टेसी के लिए मैगी से हेलो करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। पर मैगी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। बस हल्का सा सिर हिलाकर उसे ग्रीट कर दिया। और वापस अपने खाने में बिजी हो गई। कियारा को उसका बिहेव बहुत ऑकवर्ड लगा। एम्बैरेस से होकर कियारा ने हाथ पीछे कर लिया। मैगी का इतना कोल्ड बिहेवियर देखकर कियारा और डिप्रेस हो गई। उसे लगा, हो ना हो, मैगी कार्तिक को पसंद करती है, इसलिए वह कियारा के साथ इतना रूड बिहेव कर रही है। कियारा के दिमाग में मैगी को लेकर अनगिनत बातें चलने लगी कि यह इतनी खूबसूरत है, इसके लिए कार्तिक मुझे छोड़ तो नहीं देगा। और भी ना जाने क्या क्या पल भर में ही उसने सोच डाला। कियारा के एक्सप्रेशन देखकर कार्तिक मुस्कुरा दिया। वह समझ गया मैगी के रूड बिहेव से कियारा को हर्ट फील हो रहा है। पर कार्तिक जानता था कि मैगी का ऐसा बिहेवियर दरअसल उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। वह ये भी समझता था कि वह ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसने मैगी का बैकग्राउंड पता करा लिया था। मैगी का परिवार 3 पुश्तों से कार्तिक के परिवार की सुरक्षा में लगा हुआ था। बचपन से ही उनके बच्चों को ट्रेन किया जाता है अपने मालिक की रक्षा के लिए। ऐसे परिवार में लड़की की तरह पैदा होना फिर कमांडो ट्रेनिंग लेना इंसान को पत्थर जैसा बना ही देता है। इन लोगों के सारे इमोशंस खत्म दिए जाते हैं। इनको हर हाल में बस अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना होता है। इस हद तक कि उसके लिए ये जान देने में भी एक पल नहीं लगाते। मैगी की पर्सनैलिटी इसलिए इतनी रूड और खुद में सिमटी हुई थी। दुनिया में उसके लिए कार्तिक की सिक्योरिटी के अलावा और कुछ मायने ही नहीं रखता था। कियारा को परेशान देखकर कार्तिक ने धीरे से उसके कान में कहा, कियारा, मैगी मेरी बॉडीगार्ड है। मेरी फैमिली ने इसको मेरी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ अपॉइंट किया है। इसलिए कुछ भी फालतू सोचकर अपना मन मत खराब करो। कियारा ने बहुत हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा, फिर मैगी की तरफ, और फिर से कार्तिक की तरफ देखकर बोली, रियली? कार्तिक ने कहा, हाँ, पर यह बात किसी को पता ना चले। ये सुपर सीक्रेट है, इसे बस अपने तक रखना। कियारा ने हाँ में सिर हिला दिया। अब कियारा मैगी को ध्यान से देख रही थी और सोचने लगी कि यह नाजुक सी दिखने वाली लड़की कार्तिक की बॉडीगार्ड है। पर साथ ही साथ वह कार्तिक के इस जेस्चर पर खुश हो रही थी कि जो बात कार्तिक ने किसी को नहीं बताई वह कियारा को बता दी है। यानी कार्तिक भी नहीं चाहता कि उसके और कार्तिक के बीच में कोई गलतफहमी हो जाए। वह ये सोचकर भीतर भीतर मुस्कुरा रही थी कि वो कार्तिक के लिए इम्पोर्टेंट है। सामने कार्तिक के दोनों दोस्त खड़े, उसे अजीब अजीब से मुंह बनाकर चिढ़ा रहे थे। और झूठा गुस्सा दिखा रहे थे कि वह 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठा है और उनको इनवाइट नहीं कर रहा अपने पास। कार्तिक ने हंसकर उन्हें इग्नोर कर दिया।
एक दोस्त ने दूसरे से कहा, क्या यार सारे कॉलेज की सुंदर लड़कियां इसी को मिलने वाली हैं क्या? मैंने तो सोचा था कि यह हमारा ख्याल रखेगा। इसको देखो कैसे इग्नोर कर रहा है हमें। दूसरे ने भी मुंह लटका के कहा, हाँ यार इससे यह उम्मीद नहीं थी। कार्तिक उन्हें देखकर मुस्कुराया और अपने खाने में बिजी हो गया। कार्तिक के एक तरफ कियारा बैठी थी, सामने मैगी, और तभी एक हलचल हुई। कोई कुछ समझता इससे पहले ही साशा कार्तिक के दूसरी तरफ आकर बैठ गई। उसके इस तरह आकर बैठने से कियारा चौंक गई। साशा कियारा की दोस्त है पर वह कियारा की तरफ ना बैठकर कार्तिक के पास बैठी। कियारा उसकी इस हरकत पर बुरी तरह चिढ़ गई। कार्तिक को भी ऑकवर्ड लगा। उसकी नज़र में तो कियारा और साशा बहुत अच्छी फ्रेंड्स थीं। अब यह अचानक से क्या होने लगा? अजीब सा टेंस एनवायरनमेंट हो गया उस टेबल पर। कार्तिक पर अपना हक दिखाने के लिए कियारा ने अपनी प्लेट में से फ्रेंच फ्राइज उठाए और कार्तिक की प्लेट में रखती हुई बोली, मुझसे नहीं खाया जा रहा इतना, तुम शेयर कर लो प्लीज। इतने में साशा ने भी अपनी प्लेट में से बर्गर उठाया और कार्तिक की प्लेट में रखते हुए कहा, यह मैं तुम्हारे लिए लाई थी, तुम खाओ इसे। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। वह कोई इतना सब थोड़ी खा सकता था। कार्तिक की प्लेट में पहले ही अपना बर्गर और फ्रेंच फ्राइज रखे थे। कार्तिक का मुंह अजीब बेचारा सा हो गया। मैगी ने ये सब होते हुए देखा और अचानक कार्तिक की प्लेट अपनी तरफ खींचकर कहा, मुझे और भूख लगी है, यह मैं खा लेती हूँ। और बिना किसी के रिएक्शन की परवाह किए खाने में मस्त हो गई। मैगी की इस हरकत से कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। साशा भी उसको एकटक देखने लगी। कार्तिक को बहुत तेज हंसी आई और उसके दोस्त तो पीछे हंस हंस के लोटपोट ही हो गए। कैंटीन उन सब की वजह से एक एंटरटेनमेंट जोन बना हुआ था। उन तीन खूबसूरत लड़कियों के बीच में फंसा हुआ कार्तिक बड़ा ही फनी लग रहा था। कार्तिक समझ गया था कि आज जो उसका ये जुलूस निकल रहा है, कल कॉलेज ग्रुप में इस पूरी सिचुएशन के खूब मीम बनने वाले हैं। साशा ने अभी तक मैगी पर ध्यान नहीं दिया था पर अब वह उसे ध्यान से देख रही थी। एक तो मैगी इतनी ज्यादा खूबसूरत, फिर उसने अभी जो हरकत की उससे साशा भी चौंक गई थी। वो सोचने लगी, आखिर यह कार्तिक की कौन लगती है जो इतना हक दिखा रही है। वैसे भी एनएसएस की इंचार्ज होने की वजह से साशा के पास ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहता था। इससे पहले उसने मैगी को कभी नहीं देखा था। उसने कार्तिक से पूछा, ये कौन है कार्तिक? पहले तो इसे कॉलेज में कभी नहीं देखा। कार्तिक ने साशा को मैगी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, साशा ये मैगी फर्नांडिस है। इसने आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। मेरी क्लासमेट है। और मैगी यह साशा है। कॉलेज के एनएसएस प्रोजेक्ट्स हैंडल करती हैं। साशा ने मैगी की तरफ हाथ बढ़ाया और एज यूजुअल मैगी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। साशा को भी मैगी का बिहेव बहुत इंसल्टिंग लगा। उसने कार्तिक को धीरे से कहा, किस बात का घमंड है इसे? इतनी खूबसूरती से दिमाग चल गया है क्या इसका? कार्तिक ने मैगी को डिफेंड करते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने आज ही ज्वाइन किया है। इसका नेचर थोड़ा शाय है। साशा ने कार्तिक की तरफ अजीब मुंह बनाकर देखा और सार्काज़म में कहा, ग्रेट, तुम्हें एक दिन में ही पता चल गया कि इसका नेचर शाय है। और यह रूड नहीं है। एनीवेज मुझे क्या लेना देना? फिर उसने कियारा की तरफ देखकर पूछा, कियारा हम साउथ के जंगलों में 3 दिन का कैंपिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तुम साथ चलना चाहोगी? मैं तुम्हें यही पूछने के लिए ढूंढ रही थी। फिर तुम मुझे यहाँ दिख गई तो मैं अपना खाना लेकर यहीं आ गई। साशा के ये कहने से कियारा का सारा गुस्सा एकदम से जाता रहा। पहले उसे लग रहा था कि साशा कार्तिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह आकर बैठी है, इसलिए कियारा ने चिढ़कर उससे अजीब बिहेव किया था। कियारा ने कार्तिक की तरफ देखकर पूछा, तुम चल रहे हो? कार्तिक ने हाँ में सिर हिलाया। कियारा ने साशा को कहा, तो फिर मैं भी चल रही हूँ। साशा ने मुस्कुराकर कहा, सुपर्ब। साशा और कियारा के बीच की सारी टेंशन गायब हो गई और अब उस टेबल पर दोस्तों जैसा खुशनुमा माहौल था। कियारा को लग गया था कि वही ज्यादा सोच रही थी। साशा तो नॉर्मली आकर बैठी थी। खाना खत्म करके वह दोनों एक साथ टेबल से उठी। कियारा ने कार्तिक को कहा, एग्जाम पास आ रहे हैं, हम दोनों जॉइंट स्टडी करेंगे। कार्तिक तुम भी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम दोनों अब हॉस्टल वापस चलती हैं। साशा ने भी कार्तिक को बाय बोला और वह दोनों हंसती खिलखिलाती हुई एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चली गईं। कार्तिक मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, इन लड़कियों का भी कुछ समझ नहीं आता।
अभी 2 मिनट पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़ मरेंगी और अभी देखो इन्हें। अजीब ही मामला है। फिर वह भी उठा और अपने हॉस्टल की तरफ चल दिया। मैगी पूरे समय उसको फॉलो करती रही। जब वह हॉस्टल के अंदर जाने लगा, तब भी मैगी उसके पीछे पीछे आ रही थी। कार्तिक ने उसे मुड़कर हैरानी से कहा, कहाँ चली आ रही हो? ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ तुम्हारी एंट्री अलाउड नहीं है। मैगी बोली, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती मास्टर कार्तिक। कार्तिक झल्लाता हुआ बोला, फालतू की बात मत करो। मैं सबको क्या एक्सप्लेन करूंगा कि ये लड़की मेरे साथ हॉस्टल में कैसे आ गई है। मैं अब हॉस्टल में ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। अगर कहीं जाऊंगा तो पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तुम जाओ, अब रेस्ट करो तुम भी। इस बार मैगी ने बहस नहीं की और हाँ में सिर हिला दिया। पर वह तब तक बाहर खड़ी रही जब तक कार्तिक हॉस्टल के अंदर नहीं चला गया। चौहान अंकल ने कॉलेज कैंपस में कार्तिक की सेफ्टी के बहुत अरेंजमेंट्स कर दिए थे। पर कॉलेज की दुनिया के बाहर बहुत कुछ हो रहा था। योजक चिन्ह। तिहाड़ जेल के बाहर स्पोर्ट्स कार में राहुल बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जेल के विशालकाय लोहे के गेट के बीच में बना छोटा झरोखा खुला और उसमें से रोशन बाहर आया। उसका हाल बेहाल था। बाल और दाढ़ी बड़ी हुई थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। वह बहुत कमजोर हो गया था। बाहर निकलते ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे सामने स्पोर्ट्स कार के साथ खड़ा हुआ राहुल दिखाई दिया। राहुल ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया। रोशन तेजी से चलता हुआ राहुल के पास आया और बोला, तुम यहाँ कैसे? राहुल ने जवाब दिया, मैंने ही तुम्हारी बेल करवाई है। रोशन ने बहुत सरप्राइज होकर उससे पूछा, तुमने तुमने मेरी बेल करवाई है? राहुल ने कहा, हाँ भाई मैंने ही करवाई है। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आओ अब गाड़ी में बैठो, बाकी बातें बाद में करेंगे। गाड़ी में बैठते ही राहुल ने कार को रफ्तार दे दी। रोशन बहुत हैरान था कि जहां पर बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस और सब कुछ फेल हो गया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, वहां राहुल ने ऐसा क्या किया जो उसकी बेल करा दी? और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्यों कराई है? उसने बहुत हैरानी से राहुल से फिर से पूछा, राहुल तुमने ये कैसे किया? कोई भी कार्तिक की फैमिली के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं है। फिर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? राहुल ने रोशन की तरफ देखकर कहा, तो अपने दोस्त को ऐसे ही जेल में पड़ा रहने देता क्या? मैंने पानी की तरह पैसा बहाया है। और मत पूछ कितने जुगाड़ किए हैं तुझे बाहर लाने के लिए। वकीलों और जजों के साथ मिलकर फॉल्स एविडेंस तैयार किए हैं कि तुम्हारे फादर के बिजनेस में तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था उसकी तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी। और यह सब मैंने सुपर सीक्रेटिव तरीके से किया है। क्योंकि अगर कार्तिक को इसकी खबर भी लग जाती तो वो तुम्हारी बेल नहीं होने देता। कितनी रिश्वत, कितना पैसा, कितने कनेक्शन इस्तेमाल किए हैं ये तो मैं ही जानता हूँ। रोशन ने राहुल की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया, पर उसके मन में अब भी वही सवाल था कि आखिर राहुल ऐसा कर क्यों रहा है। उसने राहुल को इंसिस्ट किया, राहुल मैं तेरा एहसानमंद हूँ यार कि तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। पर मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूं कि यह ना समझ सकूं कि तूने ये सब सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं किया है। तो सच बता, आखिर यह सब करने के पीछे रीजन क्या है? राहुल रोशन की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हम अच्छे दोस्त नहीं है क्या? अब रोशन ने इरिटेट होकर कहा, कम ऑन ब्रो, कट द स्क्रैप। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हम ऐसे भी कोई दोस्त नहीं है कि तू मेरे लिए इतना बड़ा पंगा ले और इतना पैसा बहा दे। इतनी बातचीत भी हमारी इसलिए होने लगी कि हम दोनों ही कार्तिक के दुश्मन हैं। रोशन की बात पर राहुल ने कहा, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। हम दोनों ही कार्तिक के दुश्मन हैं। मुझे कार्तिक से बदला लेना है और वह मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं ले सकता। राहुल की बात पर रोशन ने चौंक कर कहा, मैं अब तुम्हारे किस काम का हूँ? मेरे पास ना पैसा बचा है, ना पावर, ना पोजीशन। सब कुछ तो कार्तिक ने छीन लिया। मेरा सब कुछ धूल में मिला दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? राहुल ने कहा, तुम वो कर सकते हो मेरे दोस्त, जो और कोई नहीं कर सकता। और ये तुम ही कर सकते हो। राहुल ने कनिंगली मुस्कुराते हुए रोशन को कहा। रोशन कंफ्यूज हो गया। ऐसा क्या काम है जो बस वही कर सकता है और कोई नहीं? राहुल ने रोशन की बेल करा के उसे जेल से बाहर निकलवाया। वो उसे तिहाड़ जेल लेने भी पहुंचा। रोशन और राहुल अब राहुल की कार में थे। राहुल ने जब उससे कहा कि दोस्ती के नाते उसने रोशन की बेल कराई है तो रोशन ने उससे साफ पूछा कि वो असली कारण बताएं।
रोशन जानता था कि वो दोनों इतने भी गहरे दोस्त नहीं हैं कि राहुल उसे छुड़ाने के लिए इतना कुछ स्टेक पर लगा दे। वो राहुल का रियल इंटेंशन जानना चाहता था। रोशन ने राहुल से कहा, कार्तिक के अगेंस्ट मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूं तुम्हारे लिए जो कोई और नहीं कर सकता। और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर तुम कार्तिक से किस लिए उलझ रहे हो। तुम्हारी तो उससे कोई गहरी दुश्मनी भी नहीं है, सिर्फ एक लड़की के पीछे झगड़ा हुआ था। मेरी हालत देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वह तुम्हारा भी यही हाल कर सकता है। राहुल ने रोशन की तरफ देखकर कहा, अगर इन पैरामीटर्स पर सोचा जाए तो झगड़ा तो तुम्हारा भी किसी लड़की की वजह से ही था। बात लड़की की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट किया और उसके बाद भी कई बार वह मुझे इंसल्ट कर चुका है। मैं जीते जी इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे दिमाग की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कार्तिक से बदला लूं। और यह बदला मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं ले सकता। रोशन ने राहुल से कहा, साफ साफ बताओ, मुझसे क्या चाहते हो। तब राहुल ने बताया, मैं जानता हूं तुम भी कार्तिक से मेरी तरह बहुत नफरत करते हो, बल्कि मेरे से भी ज्यादा, क्योंकि उसने तुम्हें पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। अब जीने के लिए तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो तुम सारी जिंदगी जेल में काट दो या जो ऑफर मैं तुम्हें दूं तुम वह मान लो। रोशन, राहुल का इस वक्त कॉन्फिडेंस देखकर सरप्राइज था। जो लड़का उससे हाँ जी बोल के आगे पीछे घूमता था, आज उसकी टोन कितनी कमांडिंग थी। पर रोशन जिस हालत में था उसके पास राहुल की बात सुनने के अलावा सच में कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने राहुल से पूछा, बताओ क्या करना होगा। राहुल ने वन वर्ड आंसर दिया, मर्डर। ये सुनकर रोशन बुरी तरह चौंका। यूं तो रोशन ने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए थे, बल्कि यह कहना चाहिए उसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, पर मर्डर करना बहुत बड़ी बात थी। रोशन सकपका कर बोला, खून। तुम चाहते हो मैं कार्तिक का खून कर दूं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें कार्तिक का खून करना बच्चों का खेल लगता है क्या? राहुल ने बहुत कूल टोन में जवाब दिया, मुझे पता है कि यह बच्चों का खेल नहीं है, तभी तो तुझे मैंने जेल से बाहर निकलवाया है, क्योंकि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कार्तिक को जैसे ही पता चलेगा तुम जेल के बाहर आ गए हो, वह फिर से सारे सोर्सेस लगा देगा तुझे जेल में डालने के लिए। मैं तुझे बहुत ज्यादा टाइम बेल पर बाहर नहीं रख पाऊंगा। इससे बेहतर है कि तुम उसका मर्डर कर दो। बदले में मैं तुझे 10 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा। 10 करोड़ में तुम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जिंदगी ऐश से काट सकते हो। अब ये तुम पर है कि तुम दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनते हो, जेल का या ऐश भरी लाइफ का। राहुल के ये कहने के बाद कार में एकदम शांति छा गई। बहुत देर तक ना राहुल कुछ बोला, ना रोशन ने जवाब दिया। कार हाईवे पर आगे बढ़ती रही। रोशन सोच रहा था कि अगर वह राहुल की बात नहीं मानता तो उसे जेल जाना पड़ेगा, और अगर वो कहीं भागने की कोशिश भी करता है तो उसके पास कुछ नहीं बचा है। कहाँ जाएगा? उसे बाकी की जिंदगी भिखारियों की तरह सड़क पर काटनी पड़ेगी। बहुत देर सोचने के बाद उसने राहुल को जवाब दिया, ठीक है मैं ये काम करूंगा। राहुल ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे वह पहले से जानता था कि रोशन हाँ करेगा। उसने पलट कर कहा, मुझे यकीन था कि तुम इस काम को ना नहीं करोगे, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम्हारे सिवा ये काम कोई कर भी नहीं सकता। तुम्हारे जैसा जिगर तो दोस्त मेरे पास भी नहीं है। एंड आई एम श्योर एक बार वह कार्तिक मर गया तो तुम दोबारा से अपना एम्पायर पूरा खड़ा कर सकोगे। राहुल रोशन को मर्डर के लिए प्रवोक तो कर ही रहा था, साथ ही सब्जबाग दिखा रहा था ताकि रोशन अपनी बात पर टिका रहे। रोशन ने राहुल से पूछा, हम ये करेंगे कैसे? कोई प्लान है तुम्हारे पास? राहुल ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल, फुल प्रूफ प्लान है। परसों कॉलेज का ट्रिप जा रहा है साउथ के जंगलों में। साउथ के जंगल कितने घने हैं तुम अच्छे से जानते हो। किसी को मारकर उसकी लाश गायब कर दी जाए, फिर तो भगवान भी उसे ढूंढ नहीं सकता। इस ट्रिप पर काफी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कार्तिक और कियारा भी। हमें ये काम वहीं करना होगा, किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। रोशन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, पर मुझे एक चीज और चाहिए। राहुल ने चौंक कर पूछा, क्या? रोशन ने कहा, कार्तिक को तो मैं मार दूंगा, पर कियारा को भी मैं यूं नहीं छोड़ सकता। ये सब कुछ कियारा की वजह से हुआ है। अगर वो बीच में ना होती तो मुझे कार्तिक से उलझने की क्या जरूरत पड़ी थी। रोशन के ये कहने के बाद राहुल सोच में पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि कार्तिक को मारने में कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो।
डबल मर्डर की बात उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी, पर वह रोशन को अगर मना करता तो हो सकता है कि रोशन कार्तिक को मारने से भी मना कर दे। इसलिए राहुल ने भी कुछ देर सोचकर कहा, क्या उसे भी खत्म करना चाहते हो? मर्डर, रोशन ने कहा। नहीं, मर्डर नहीं करना चाहता, अपना खिलौना बनाकर रखना चाहता हूँ, जब तक तड़प तड़प कर खुद मर न जाए। इस बात पर राहुल मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। योजक चिन्ह। उधर यूनिवर्सिटी में ट्रिप का दिन भी आ गया। उस दिन यूनिवर्सिटी में बाकी दिनों से ज्यादा चहल पहल थी। तकरीबन 500 स्टूडेंट्स ट्रिप पर जा रहे थे। साशा के पास पहले स्पॉन्सरशिप नहीं थी, तब वो इसे बहुत छोटे स्केल पर लिमिटेड लोगों के साथ ऑर्गेनाइज कर रही थी। पर जब कार्तिक ने उसको इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप दी तब उसने बहुत खुलकर इस इवेंट पर खर्च किया था। शानदार लग्जरी बसों के पास लड़के लड़कियों का हुजूम था। हॉस्टल से अभी भी लड़के लड़कियां अपने बैग घसीटते चले ही आ रहे थे। ज्यादातर लड़कियां बहुत ही शानदार कपड़ों में ड्रेस अप थी। कॉलेज में इतने हाई फाई रिवीलिंग कपड़े गर्ल्स नहीं पहनती, पर उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि कॉलेज के ग्राउंड में ही कोई फैशन परेड चल रही है। ऐसे ट्रिप्स इन लड़के लड़कियों के लिए रिलेशनशिप बनाने का बहुत बड़ा गेटवे भी है। इसलिए भी सबका एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का था। ये पूरा इवेंट एनएसएस नेशनल सोशल सर्विसेज वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी इंचार्ज साशा थी। साशा ने माइक हाथ में लिया और एक अनाउंसमेंट की, हेलो एवरीवन, अगले आधे घंटे में हमारा डिपार्चर है। 3 दिन का जो भी ट्रिप एडवाइजरी एंड आइटिनरी मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती रहूंगी। पर याद रहे, ये सिर्फ एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए है, इसलिए कहीं भी कोई भी गंदगी ना फैलाएं। हमें लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना है। यह एक नोबल कॉज है, सिर्फ पिकनिक नहीं है। आई होप आप सब ये बात समझते होंगे और पूरी जिम्मेदारी से इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे। वहां मौजूद सभी लड़के लड़कियों ने चीयर अप करके साशा को अपना सपोर्ट शो किया। साशा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, पर मैं इसके लिए स्टार मून रिजॉर्ट को भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अगर वह स्पॉन्सरशिप नहीं देते तो हम इस इवेंट को इस लेवल पर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। मैं आप सबको बता दूं कि हमारा ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि अकोमोडेशन और खाना सब कुछ स्टार मून रिसोर्ट ही कर रहा है। साशा के ये कहते ही सारे क्राउड में खुसफुसाहट शुरू हो गई। सब आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, स्टार मून रिसोर्ट तो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रिसोर्ट है, यह उन्होंने स्पॉन्सर किया है। दूसरी आवाज आई, ओएमजी, फिर तो यार क्या ही खाना होगा। कोई और भी बोला, अरे ये सोच टेंट कितने लग्जूरियस होंगे, मैंने सुना है वो लोग कभी अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं तो इन लग्जरी बसेस को देखकर ही समझ गया था कि इस बार कोई स्पेशल बात है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक अफरा तफरी सी मच गई। जो ट्रिप पर जा रहे थे वो बहुत खुश थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको भारी अफसोस हो रहा था। हंसराज कॉलेज में हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर सिर्फ 500 लोगों ने एनरोलमेंट कराया था, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंटल एक्टिविटीज कोई ऐसा अपीलिंग कॉन्सेप्टम नहीं था जिसके लिए वह अपनी 3 दिन की छुट्टियां बर्बाद करते। वह जानते थे कि यह कोई पिकनिक ट्रिप नहीं है, इस सड़ी गर्मी में बहुत काम भी करना पड़ेगा, इसलिए बहुत लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। पर अब जैसे ही साशा ने अनाउंसमेंट की स्टार मून रिसोर्ट की स्पॉन्सरशिप है तो एक हलचल सी मच गई। बहुत सारे लड़के लड़कियां शोर मचाकर पूछने लगे, क्या मैं अपनी सिस्टर को बुला लूं? क्या मैं अपने रूममेट को बुला लूं? क्या मैं अपने फ्रेंड को बुला लूं? साशा पजल होने लगी, उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जाते उसके लिए अच्छा था, उतना ही एक्सपोजर मिलता, पर अब सब कार्तिक के हाथ में था तो वह खुद कैसे डिसाइड कर सकती थी। उसने हेल्पलेसली कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और कहा, आने दो, जो आए। वहां पहुंचने से पहले सब अरेंजमेंट हो जाएगा। साशा बहुत खुश हो गई। उसने एक और अनाउंसमेंट की, आधे घंटे के अंदर आपके जो भी दोस्त आ सकते हो, हम उन्हें साथ ले जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि स्टार मून रिजॉर्ट किसी और का नहीं, हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे अपने दोस्त कार्तिक मित्तल का है। कार्तिक अगर हमें हेल्प नहीं करते तो हम इस इवेंट को इस ग्रैंड स्केल पर ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते थे। जिस ग्राउंड में अभी इतनी हलचल थी वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। यह इंफॉर्मेशन तो लोगों के लिए ऐसी थी कि जैसे कैंपस में कोई बम फोड़ दिया गया हो। सब ना सिर्फ भौचक के रह गए थे, बल्कि आधे से ज्यादा लोग तो इस इंफॉर्मेशन पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे।
कार्तिक के पास बुगाटी देखकर और पिछले दिनों फैशन कंपटीशन में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इतना तो वह लोग समझ गए थे कि कार्तिक बहुत रिच हो गया है। पर वह इतना रईस है कि स्टार मूल रिसोर्ट तक उसका है। ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उधर कार्तिक को अब साशा पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके बारे में यह बात पब्लिकली की जाए। पर अब साशा अनाउंसमेंट कर चुकी थी। साशा को अंदाजा भी नहीं था कार्तिक के लिए यह अनाउंसमेंट कितनी घातक हो सकती है। पर अब जो हो चुका, वह हो ही चुका था। उधर कार्तिक के दोस्त उससे नाराज होते हुए बोले, यार यह सब कुछ तू कर रहा है, और तूने हमें बताया भी नहीं। हमने साला तेरे को रिक्वेस्ट किया कि हमें भी इस ट्रिप पर साथ जाना है तो तूने हमें बोला कि जाकर साशा से बात करो। जबकि साले सारा ट्रिप ही तू ऑर्गेनाइज कर रहा है। कार्तिक बस मुस्कुराता रहा और कुछ नहीं बोला। कार्तिक को एक अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ बुरा, कुछ गलत होने वाला है। साशा ने थोड़ी देर पहले अनाउंस किया था कि सब लोग अपनी टीम बना लें ताकि ग्रुप में काम असाइन करने में आसानी हो। जहां सब दोस्त आपस में मिलकर टीम बनाते थे वहां मैक्सिमम लड़कियां कार्तिक के लिए आपस में लड़ाई कर रही थीं। सब कार्तिक का सिर खा रही थी कि मुझे तुम्हारी टीम में होना है, मुझे तुम्हारी टीम में होना है। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था इस सब से कैसे डील करें। साशा के इस अनाउंसमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कार्तिक को ये हुआ कि कार्तिक सबकी अटेंशन का फोकस सेंटर बन गया। उसके दोस्त उसे बुरी तरह से जेलस फील कर रहे थे। उनको ये भी लग रहा था जैसे कार्तिक ने उन्हें धोखा दिया। बाकी लड़के भी उसकी किस्मत पर आहें भर रहे थे। अधिकांश लड़कियां कार्तिक को लुभाने के ख्वाब देख रही थीं। इस सब से कार्तिक बहुत परेशान हो उठा था। उधर साशा ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं था। साशा के आसपास बहसबाजी, झगड़ा चल रहा था। हर किसी को अब इस ट्रिप पर जाना था। तभी कैंपस में एक के बाद एक 10 लग्जरी गाड़ियों ने एंट्री की। गाड़ियां भी ऐसी, सब की सब लिमिटेड एडिशन, जो वर्ल्ड में ही बहुत रेयर देखी जाती है। पूरा कॉलेज जैसे स्टैंड स्टिल हो गया। अब तक सब समझ चुके थे कि यह ट्रिप बहुत ग्रैंड अफेयर होने वाला है, पर ऐसी कारों में अब कौन आया है। कार्तिक भी हैरान था कि यह कारें किसकी है। सारी गाड़ियां कार्तिक के पास आकर रुकी। उनमें से एक खूबसूरत लड़कियां निकलने लगी। एक लंबी स्मार्ट सी लड़की ने आकर कार्तिक को बोला, गुड एमजी सर, सीईओ सर ने हमें रिजॉर्ट से भेजा है ताकि हम इस ट्रिप को आपके लिए मोस्ट कंफर्टेबल बना सकें। अगले 3 दिन हम सब आपकी सर्विस में रहेंगी। कार्तिक ये सुनकर शॉक रह गया। उसने बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हुए कहा, मुझे ऐसी कोई सर्विस नहीं चाहिए। किसने कहा उस सीईओ को कि आप लोगों को भेजें? उस लड़की ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया, सर यह कारें आपके और आपके क्लोज फ्रेंड्स के कंफर्ट के लिए भेजी गई हैं। उस लड़की के ये कहते ही कार्तिक के दोस्त एकदम उछल पड़े। कार्तिक कुछ जवाब देता इससे पहले ही वह कार में बैठने चल दिए। वह सब कार्तिक से पहले ही इतने खफा थे कि इस बार कार्तिक उन्हें रोक ही नहीं पाया। कार्तिक अभी कंफ्यूज था कि क्या करे, इतने में उसके फोन पर मैसेज की वाइब्रेशन हुई। उसने फोन जेब से निकाल कर देखा तो फिर से चौहान अंकल का मैसेज था, तुम बस में नहीं बल्कि अपने लिए इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करोगे, और प्लीज कोई सवाल मत करना। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने फिर एक बार हेल्पलेसली सिर झटका और उन लड़कियों को चलने का इशारा किया। सब लड़के लड़कियों के बसेस और कारों में सेटल होने के बाद कॉलेज का ट्रिप शुरू हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आज तक की हिस्ट्री में कभी किसी ने इतना रॉयल काफिला नहीं देखा था। हाई एंड लग्जरी बसेस और उनके साथ 10 लिमिटेड एडिशन गाड़ियां। जब ये काफिला कॉलेज के बाहर निकल रहा था तो सब स्टूडेंट्स खुशी से तालियां बजाते हुए हूटिंग करने लगे। कियारा, साशा, नील और मैगी कार्तिक के साथ उसकी कार में थे। पीछे वाली कार में उसके कुछ दोस्त और क्लासमेट्स थे, जो कार्तिक का क्लासमेट होने की वजह से उन कारों पर अपना पहला हक समझ रहे थे। उधर यूनिवर्सिटी के गेट पर एक के बाद एक 20 स्पोर्ट्स कारें आकर रुकीं। 20 की 20 इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कारें। वह स्पोर्ट्स कारें भी उतनी ही महंगी थी जितनी कार्तिक के पास आई 10 लग्जरी गाड़ियां। सबसे आगे वाली कार में से एक लड़का उतरा। लाल बाल, कानों में हीरे की बाली, हाथ में सिगरेट, गर्दन और बाहों पर टैटू। उसके पीछे एक एक करके बहुत सारे लड़के उन कारों से बाहर आए। किसी के हाथ में बियर की बोतल, किसी के हाथ में सिगरेट, सबके सब हिप्पी टाइप लग रहे थे।
उनका अपीयरेंस बता रहा था कि वो लोग अल्ट्रा रिच ब्रैट्स हैं। एक लड़के ने पूछा, तूने ठीक से पता किया था ना? कॉलेज की बसेस पक्का यहीं से गुजरेंगी? पहले वाले लड़के ने कहा, यकीनन यहीं से जाएंगी। टाइम हो गया है, आती ही होंगी। हंसराज कॉलेज से जब स्टार मून रिजॉर्ट की शानदार लग्जरी बसेस और 10 स्पेशली मॉडिफाइड अल्ट्रा एक्सपेंसिव कारें निकली तो नज़ारा हॉलीवुड की फिल्मों जैसा लग रहा था। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहरी हिस्से में 20 स्पोर्ट्स कार एक लाइन में लगी इन बसेस का इंतजार कर रही थी। इन स्पोर्ट्स कार में जो लड़के थे वह दरअसल दिल्ली एनसीआर में पलवल के आसपास के गांवों के थे। सरकार ने जब से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट कर दी थी तब से ऐसे मंजर आम हो गए थे। किसानों ने अपनी जमीनें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बिल्डर्स को मोटे दामों में बेचकर भारी मुनाफा कमाया था। खेती किसानी में कभी उन्होंने इतना पैसा नहीं देखा था। अब बड़े बिल्डर्स ने उनकी जमीनों को खरीद कर या तो वहां पर रॉकेट हाई फ्लैट्स खड़े कर दिए या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना दी। इतना पैसा एक साथ मिला कि उनसे संभाला नहीं गया। समझदारी से इन्वेस्टमेंट या कुछ काम करने की बजाय उन्होंने लग्जरी गाड़ियां ली, अय्याशी की, खूब पैसा उड़ाया। इन किसानों के बच्चे इस हद तक बिगड़ चुके थे कि इंसान को इंसान नहीं समझते थे। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के पब्स में आए दिन इन लड़कों द्वारा हुड़दंग मचाया जाता। बालों को लाल, पीला, नीला रंग किए, कद काठी से ये लड़के अच्छे खासे मजबूत थे। हरियाणा का दूध दही खाकर जो बड़े हुए थे। लड़ने भिड़ने से डरते नहीं थे। ना ही इन्हें किसी का सिर फाड़ने, खून कर देने में जरा भी हिचक महसूस होती थी। एलिट क्लास से इनको खासी प्रॉब्लम थी, नफरत की हद तक, क्योंकि वह लोग इनको अभी भी अपने साथ उठने बैठने लायक नहीं समझते थे। इनके पास पैसा तो बहुत आ गया था, पर तमीज और पढ़ाई लिखाई से इनका दूर तक रिश्ता नहीं था। इनके घर वालों ने भी इनको सिर्फ बिगाड़ा, सही राह पर नहीं चलाया। अयाश होने को ही उन्होंने मॉडर्न होना समझा। कुछ दिन पहले गुरुग्राम के पब में हंसराज कॉलेज की 3 लड़कियों से इनमें से एक लड़के की बहस हो गई थी। इससे पहले वह अपने दोस्तों को बुलाता बाउंसर ने उस लड़के को पब से बाहर निकाल दिया। जिस बाउंसर ने उस लड़के को सॉरी बोलने पर मजबूर किया था, उसे तो लड़के के दोस्तों ने बाद में खूब मारा, पर जब तक उसके दोस्त आए वो लड़कियां जा चुकी थी। बाद में उस लड़के ने पता कराया कि वो लड़कियां कहाँ की थी। पता चला हंसराज कॉलेज की है। 2-3 दिन उस लड़के ने उन लड़कियों की तलाश में कॉलेज के चक्कर काटे। तब उसने देखा कि यहाँ की लड़कियां एक से एक खूबसूरत है। उसी समय उसने साशा को भी देखा था। अपने फोन से साशा की फोटो क्लिक करके उसने उस लीडर लड़के को भी दिखाई जो इनके पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल था। उसके पिता के पास हजारों एकड़ पुश्तैनी जमीन थी, जिसे बेचकर अब उनके पास अनलिमिटेड दौलत आ गई थी। आए दिन तोड़फोड़ मार पिटाई करना और पुलिस को पैसे खिलाकर चुप करा देना, इसमें तो महारत हासिल हो चुकी थी उस लड़के को। उसके अंदर से सारे डर निकल चुके थे। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली की ओर से आती जाती सड़कों पर कोई भी लड़की उसे पसंद आती तो सरेराह उसे कार में घसीट लेता और रेप करके आधी रात सड़क पर फेंक जाता। 90% केसेस में तो कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखवाता था। और जो कोई लड़की कभी हिम्मत करके इनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करती तो रातों रात उसका पूरा परिवार गायब हो जाता। ये लोग भयानक दबंग और उदंड हो चुके थे। यहाँ तक कि पूरे एरिया के पुलिस वाले भी इनसे भिड़ते नहीं थे। या तो पुलिस रिश्वत खाकर चुप हो जाती थी, और जो भी पुलिस वाला चुप नहीं होता था उसकी लाश फरीदाबाद की नहर या दिल्ली की यमुना में तैरती मिलती थी। उसके खिलाफ आज तक एक भी मामला कोर्ट नहीं पहुंच पाया था। जब उसके दोस्त ने उसे साशा की फोटो भेजी तो वो साशा की खूबसूरती पर बुरी तरह फिदा हो गया। जब पता चला कि साशा हंसराज कॉलेज में पढ़ती है और आज अपने कॉलेज का कोई ट्रिप लेकर जा रही है तो उसको रास्ते में रोककर उठा ले जाने के इरादे से ये सब आए थे। बाकी लड़कों का भी यही लालच था कि इसके जैसी बहुत सारी लड़कियां कॉलेज में पढ़ती है। उन्होंने डिसाइड किया, बहुत उठा ली सड़क से लड़कियां। अब दिल्ली की हाई क्लास लड़कियों को अपना निशाना बनाएंगे। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वो उसकी हो जाएगी। हंसराज कॉलेज से निकलकर इन बसों और कारों का काफिला जब कैंपस के आउटर एरिया में पहुंचा तो अचानक सबसे आगे चल रही बस ने झटके से ब्रेक लिया। सारा काफिला रुक गया। साशा ने ड्राइवर को कॉल करके पूछा कि क्या बात है। उधर से ड्राइवर ने कहा कि कुछ स्पोर्ट्स कारों ने पूरी सड़क जाम कर रखी है। साशा को लगा कि कैंपस में स्टूडेंट्स कोई रैली निकाल रहे होंगे। उसने कार्तिक को कहा, तुम रुको, मैं जाकर बात करती हूँ और रास्ता क्लियर करवाती हूँ।
साशा को जैसा फ्रैजाइल कार्तिक ने समझा था, साशा इतनी भी नाजुक नहीं थी। उसका कॉन्फिडेंस कमाल था और वह सिचुएशंस को हैंडल करना जानती थी। कार्तिक उसकी लीडरशिप क्वालिटी से काफी इम्प्रेस था। साशा उतर कर बात करने गई। साशा को आते देखकर उस लाल बाल वाले लड़के ने बेहुदा जेस्चर के साथ सीटी मारी और कहा, ओहो, मुझे तो लगा था छम्मक छल्लों को ढूंढने में टाइम लगेगा। ये तो खुद ही चली आ रही है। छोटे, बात तो तूने सही कही थी। माल तो गजब है बेटा। पीछे से पीले बाल रंगे हुए उसका दोस्त बोला, बॉबी भैया जी, सिर्फ यही नहीं, इसकी बाकी सहेलियां भी गजब की टोटा है। हुस्न का पूरा खजाना भरा पड़ा है कॉलेज में। तीसरा लड़का जिसके बाल नीले थे वह बोला, यार फिर इन बड़ी बड़ी बसों में तो परियां होंगी सुंदर सुंदर, खूब सारी भर के ले जाएंगे। उसने बहुत ही वाहियात तरीके से होंठों पर जीभ फिराते हुए कहा। 20 गाड़ियों में तकरीबन 50 लड़के थे, सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से किसी एक ने कहा, अबे ये तो स्टार मून रिजॉर्ट की बसें हैं। बहुत हाई लेवल रिसोर्ट है वो। मुझे लगता है इन लोगों के साथ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी होगा। देख ले कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए। लाल बाल वाले ने उसे डांटते हुए कहा, चल साले फट्टू, मेरे साथ होकर तू ऐसी बातें करता है। दिल में आता है कि यही धर दून रैप्टा। चुप खड़ा रह एकदम। फिर उसने पलट कर साशा की तरफ देखा जो बहुत कॉन्फिडेंस से चलती हुई उनकी तरफ आ रही थी। वह लाल बाल वाला लड़का अपने दोस्तों से बोला, अपने को साला ऐसा ही पटाखा चाहिए, इसको तो मैं आज लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। पीले बाल वाले ने अपने गंदे भद्दे पीले दांत दिखाते हुए कहा, देख ले भाई, मिर्ची तीखी लग रही है। लाल बाल वाला बोला, अबे होन दे तीखी, जभी तो मजा आएगा। तसल्ली से टाइम लेके खाएंगे, अपने को क्या जल्दी है। साशा ने दूर से ही देख किया था कि बहुत बेहुदा किस्म के लड़के हैं, पर वह ट्रिप को लीड कर रही थी। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी उसमें। ट्रिप की हर परेशानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी। उसने जाकर उस लड़के से डायरेक्ट पूछा, ये रास्ता क्यों रोका है। पीले बाल वाले लड़के ने बेशर्मी से कहा, हसीना रास्ता थोड़ी रोका है, दिल बिछाए बैठे हैं हम तो तुम्हारे इंतजार में। तुम्हारी यह छोटी सी स्कर्ट के अंदर दिल लटका है हमारा, देखो तो जरा हाथ लगाकर। उसकी बेहुदा बात पर सारे लड़के हंसने लगे। 1 मिनट के लिए साशा ऑफ बैलेंस हुई, फिर गुस्से से बोली, ये कॉलेज की बसें हैं, हम लोग एक जरूरी काम से जा रहे हैं, तुम लोग अपनी गाड़ियां यहां से हटा लो, यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है। इस बार लाल बाल वाला लड़का बोला, तो मेरी जान, मजाक करने आया कौन है, और तुम क्या इन घटिया सी बसों में जा रही हो। तुम्हारे लिए देखो हम इतनी शानदार सवारी लेकर आए हैं। उस लड़के ने देखा ही नहीं था कि बसों के पीछे जो गाड़ियां हैं वो एक एक गाड़ी स्पोर्ट्स कार से 10 गुना महंगी है। वह अपने जाहिलपन में बोलता चला जा रहा था। साशा ने इस बार सख्ती से कहा, तुम लोग गाड़ी हटाते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं। इस बात पर वह अपनी स्पोर्ट्स कार पर बार बार तेजी से हाथ मारकर पागलों की तरह हंसता हुआ। अबे आंटी पुलिस बुला लेगी वाला गाना गाने लगा, फिर बोला, अरे बुला ले मेरी जान, जिसको बुलाना है बुला ले, तेरी मर्जी है, पहले हम मजे करते हैं फिर पुलिस वाले मजे कर लेते हैं। अब तुझे डबल डबल मजे लेनी है तो बात अलग है, वरना हमारे साथ ज्यादा खुश रहेगी। पुलिस वाले हमसे भी ज्यादा कमीने मिलेंगे तेरे को। देख हम 50 लड़के हैं, तू अपनी बढ़िया टिप टॉप 20-30 सहेलियों को बुला ले, तुम्हें तबीयत से ऐश करा के वापस छोड़ देंगे और कसम से नोटों से लाद देंगे। छोड़ ये कॉलेज की घटिया बसें, इनमें कहाँ जा रही है तू। कहते हुए वह साशा की तरफ बढ़ा। साशा पीछे हटी। वह साशा को हाथ लगाने ही वाला था कि साशा और उसके बीच में कार्तिक आ खड़ा हुआ। दरअसल जब ड्राइवर ने फोन पर कहा कि काफी सारी स्पोर्ट्स कारों ने रास्ता रोका हुआ है, तभी कार्तिक समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह साशा के पीछे पीछे आया था। इतनी देर से खड़ा वह बकवास सुन रहा था और यह एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि यह कितने लोग हैं और उनकी रियल इंटेंशन क्या है। पर उसने जब साशा को छूने की कोशिश की तो कार्तिक एकदम से सामने आ गया। कियारा गाड़ी में से ये सब देख रही थी। कार्तिक उसको सख्ती से मना करके आया था कि वह पीछे नहीं आएगी। उसके बाकी दोस्त भी डर के मारे गाड़ी में बैठे थे। बस नील उसके पीछे ऐसे खड़ा था जैसे राम के पीछे हनुमान खड़े होते हैं, पैर चौड़े कर और दोनों हाथ कमर पर रखे इस पोजीशन में कि बस सामने वाला लड़का कुछ बोले और उसका मुंह तोड़ दे।
कार्तिक के इस तरह बीच में आने से वह लड़का गर्दन टेढ़ी करके किसी साइको की तरह हैरानी से बोला, अबे चिकने, तू सलमान खान बनने आया है? कॉलेज के नए उगे कुकरमुते, तेरा बड़ा जिगर है जो हमें रोक रहा। तुझे लगता है तू इस लड़की को मुझसे बचा कर ले जाएगा? साशा समझ गई कि अब यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। वह पीछे हटकर पुलिस को कॉल करने लगी। ट्रिप शुरू भी नहीं हुआ और पहले ही इतनी परेशानियां आ गई। कार्तिक उस लड़के की बात पर मुस्कुराया और बोला, हाँ ले भी जाऊंगा, और तुम सबको फोड़कर भी जाऊंगा। कार्तिक की बात पर वह सारे लड़के हंसने लगे। लाल बाल वाला लड़का कार्तिक को चिढ़ाते हुए बोला, ले ले ले, छोटे बेबी को गुझा आ रहा है, हमसे लड़ेगा? अबे कॉलेज के चूजे, एक चमाट पड़ेगा ना साला, तू 10 दिन बिस्तर से नहीं उठेगा। ये कहकर उसने कार्तिक को मारने के लिए हाथ उठाया। कार्तिक और नील में से कोई रिस्पॉन्ड करता, इससे पहले ही जैसे कोई बिजली चमकी। धूम धाक धिशुनमा फटाक, तेज आवाज हुई, और सिर्फ लाल बाल वाला ही नहीं, पीले बाल वाला, नीले बाल वाला और आसपास के 10 लड़के जमीन पर पड़े बुरी तरह कराह रहे थे। उनके बीच में खड़ी मैगी अपने हाथ झाड़कर अपनी शर्ट का कॉलर ठीक कर रही थी। कार्तिक, नील, साशा और भी वहां पर अब तक जितने लोग बस से उतर कर आ गए थे, सब मैगी को आंखें फाड़ देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट भीड़ में से बोला, ओ माय गॉड, इस लेवल का कुंग फू इंडिया में भी कोई जानता है? दूसरे ने कहा, अबे खाली कुंग फू नहीं, मिक्सड मार्शल आर्ट है ये। भीड़ में से एक और आवाज आई, अरे ये कुंग फू नहीं, कलरीपाइटू मार्शल आर्ट्स है, वही जिसमें वो हीरो विद्युत जामवाल ट्रेंड है। स्टूडेंट्स में से ही कोई बोला, यार यकीन नहीं आ रहा, हम अपने ही कॉलेज में एक लेडी सुपर हीरो देख रहे हैं, मुझे तो ये हॉलीवुड फिल्मों की कैटेसूट पहने दिख रही है जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। मैगी के किक्स इतनी स्ट्रांग थी कि वह सारे अभी तक जमीन से उठ नहीं पाए थे। लाल बाल वाला लड़का जिसका नाम बॉबी था वह जमीन पर अधलेटा, मैगी को बड़ी लस्टफुल आंखों से ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, देवी कसम जिंदगी में बड़ी फुलझड़ियां देखी पर आज तक तेरे जैसी नहीं देखी। तू तो गजब का पीस है भाई। यूं तो तूने मेरे पर हाथ उठाया है और मेरे पर जो हाथ उठा दे वह इस दुनिया से उठ जाता है। पर देख, तेरे पर मेरा आ गया है दी। गाड़ी अपने पास है ही, बंगला अपना करोड़ों का है, बाकी तू जो कहेगी तेरे कदमों पर लाकर रख दूंगा। तू मेरे गेर चल पड़, क्या इन स्कूल कॉलेजों के टेंटों में रखा है? जिंदगी के असली मजे मैं दिलाऊंगा तुझे। कार्तिक उसकी बकवास पर आग बबूला हो बोला, रुक जा, मैं कराता हूँ साले तेरे मजे। बड़ा हरामी है तू, पीट कर भी बकवास किए जा रहा है। कार्तिक उसकी तरफ बढ़ने लगा तो मैगी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ी। वह लड़का बॉबी, मैगी को अपनी तरफ आते देखकर बड़ा खुश हो गया। उसको लगा मैगी को उसका ऑफर पसंद आ गया। पर कार्तिक अब मुस्कुरा रहा था। उसको पता था कि मैगी किस हद तक अपने काम को लेकर जुनूनी है। वह इस तरह की बातों के लिए बिल्कुल इमोशनलेस है। कार्तिक को मजा आ रहा था देखने में कि अब मैगी क्या करेगी। बाकी सारे स्टूडेंट भी क्यूरियस थे कि अब क्या होगा। उस बॉबी ने फिर से बोला, आजा मेरी रानी, बहुत सही कर रही है, बहुत पैसा है अपने पास, तू हाँ कर, नोट बिछा दूंगा तेरे पैरों में। तू इंडिया छोड़ दुनिया की जोन सी जगह कहेगी, तुझे वो ही घुमाऊंगा। उसे लगता था कि दुनिया में पैसा ऐसी चीज है जो सब कुछ खरीद सकता है। और लड़कियों को तो पैसे वाले आदमी के सिवाय और चाहिए क्या। मैगी उसके पास आई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उस लड़के का दिल खुशी के मारे जोर से उछलने लगा। मैगी ने उसका हाथ पकड़ा। वह मैगी का हाथ पकड़कर जमीन से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह खड़ा हुआ, मैगी ने उसे इतना तेज थप्पड़ मारा कि जमीन पर गिरने से पहले वह 2 बार हवा में गोल घूम गया। उसका होंठ फट गया और भरभरा कर खून निकलने लगा। स्टूडेंट्स और उस बॉबी के सब दोस्त भौंचक के देख रहे थे कि क्या हो रहा है। आज तक बॉबी पर हाथ उठाने की किसी की हिम्मत हुई नहीं थी। इसके बाद तो वह सब लड़के एक क्षण में आ गए। स्पोर्ट्स कारों की डिग्गियां खुली। आयरन रॉड्स, हॉकी स्टिक, आयरन चेन्स, लंबे चाकू निकाले गए। बसों में जितने स्टूडेंट थे आधे डर के पीछे हट गए। कुछ हिम्मती लड़कों ने कमीजों की बाहें चढ़ा ली की, आओ बेटा हमारे कॉलेज की लड़की छोड़ोगे। लड़कियों को उन्होंने पीछे कर दिया था। साशा भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या करें। वहां का मंजर किसी युद्ध के मैदान जैसा हो चुका था। कैंपस का आउटर एरिया इस वक्त किसी बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। उन स्पोर्ट्स कारों वाले देहाती टाइप लड़कों ने अपनी गाड़ियों से रॉड हॉकी जैसी चीजें निकाल ली थीं।
वहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मरने मारने के एक क्षण में आ गए थे। इतने में कार्तिक सब स्टूडेंट्स के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे हैंडल करने दो सिचुएशन को। फिर कार्तिक ने पलटकर उस लड़के बॉबी को बोला, देख, 10 तक गिनती गिनूंगा, अपने इन सारे लौंडों को लेकर यहां से निकल जा, वरना तुम सबको मार के यहीं गाड़ दूंगा। कार्तिक की टोन बोन चिलिंग थी। उसका कॉन्फिडेंस देखकर वह लड़का बॉबी भी हिल गया। उसको लग रहा था कि कार्तिक कॉलेज का नाजुक सा स्टूडेंट भर है, पर जिस क्रुएलिटी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ कार्तिक ने कहा, वह भी सोच में पड़ गया। अगले ही पल उसे याद आया कि उसके दोस्तों के आगे उसकी बेइज्जती हो रही है। वो एकदम से चौड़ा होकर बोला, अबे तू मुझसे लड़ेगा, यहीं बीच से चीर दूंगा तुझे। तू सोच रहा है कि यह कॉलेज के बच्चों की फौज लेकर हमसे भिड़ लेगा? कार्तिक ने कहा, मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं है। तू अपने को बोल कि जहां है वहीं खड़े रहे और आ अकेला आगे, फिर बताता हूं कौन किसके हाथ पैर तोड़ के हलक में घुसेड़ता है। उस लड़के बॉबी ने अपने दोस्त के हाथ से आयरन चेन खींची और अपने हाथ में लपेट कर कहा, आही जा फिर। यूं तो मैगी के होते हुए कोई कार्तिक को छू भी नहीं सकता था, पर कार्तिक ने सख्ती से उसे दूर रहने को कहा। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी सारे आसपास थे, पर जिस तरह कार्तिक ने हवा में देखकर कहा कि कोई बीच में नहीं पड़ेगा, वह लोग भी समझ गए कि जब तक बहुत जरूरत नहीं होगी उन्हें आगे नहीं आना है। कार्तिक के इतना कहने पर भी मैगी पीछे नहीं हुई थी। वह इतने अटेंटिव तरीके से खड़ी थी कि कार्तिक को जरा भी खरोंच आए तो वह फौरन एक्शन में आ जाए। पर इससे पहले ही उनके बीच फाइट शुरू होती, वहां पर एक और स्पोर्ट्स कार बहुत तेजी से आकर रुकी। उसमें से जो लड़का उतरा उसको देखकर ना सिर्फ कार्तिक बल्कि वह लड़का बॉबी भी बुरी तरह चौंक गया। वह लड़का तेजी से चलता हुआ बॉबी के पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर बोला, अबे दिमाग खराब हो गया है, तुझे पता भी है कि तू किससे लड़ रहा है? वह लाल बाल वाला लड़का बॉबी राहुल को देखकर एकदम डिफेंसिव हो गया और बोला, राहुल भाई आप मेरी बात तो सुनो। राहुल उसे खींचकर साइड में ले जाते हुए बोला, तू मेरी बात सुन पहले। अभी तू बिना कोई सवाल किए बस यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और उसके जवाब का इंतजार किए बिना राहुल कार्तिक की तरफ पलटा और बोला, आई एम सॉरी ब्रो, पैसा आ गया पर अक्ल अभी तक आई नहीं है इन लोगों को। अभी मैंने समझा दिया है, अब ये लोग तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को तंग नहीं करेंगे। राहुल इतनी पोलाइटली और झुककर कार्तिक से बात कर रहा था कि कार्तिक सरप्राइज था कि आखिर यह इतना कैसे बदल गया। और बॉबी कार्तिक से भी ज्यादा हैरान था कि जो लड़का अयाशी में उससे भी 4 कदम आगे है, आज सबके बीच में उसको इस तरह से रोक रहा है। राहुल के फादर बहुत बड़े बिल्डर है, रियल एस्टेट का बिजनेस है उनका। बॉबी और आसपास के अधिकतर लोगों की जमीनें राहुल के पापा ने ही खरीदी हैं। एग्रीमेंट है कि वही उनकी जमीनों पर फैक्ट्री और फ्लैट्स खड़े करेंगे। बॉबी राहुल को ऑफेंड करने की सोच भी नहीं सकता था। जमीनों का बहुत सारा पेमेंट अभी भी राहुल की ही कंपनी से उनके पास आना था। बॉबी अपना गुस्सा पीकर रह गया। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि राहुल कार्तिक के आगे इतना क्यों झुक रहा है। उधर कार्तिक समझ तो रहा था कि इसमें भी राहुल का कोई मोटिव होगा, पर वह लोग आगे की जर्नी के लिए पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। इसलिए कार्तिक ने राहुल में ज्यादा दिमाग ना मारते हुए कहा, अपने इन नमूने दोस्तों को कहो कि सामने से गाड़ियां हटाए, हम लेट हो रहे हैं। राहुल ने हाँ में सर हिलाया और उन लड़कों की तरफ देखकर कहा, कम ऑन फ्रेंड्स, हटाओ अपनी अपनी कारें, जल्दी। बॉबी के साथ साथ वह सारे लड़के हैरान थे कि आखिरकार बॉबी राहुल को कुछ कह क्यों नहीं रहा। पर वह लोग समझ गए थे कि कार्तिक जरूर कोई बहुत बड़ी हस्ती है, जिससे पंगा लेना उनको बहुत भारी पड़ सकता है। मैगी के हाथों ट्रेलर तो उन लोगों ने देख ही लिया था, इसलिए वह चुपचाप अपनी कारों की तरफ बढ़ गए और सड़क के बीच से कारें हटा दी। कार्तिक ने राहुल को सपाट सा थैंक्स बोला और साशा मैगी के साथ वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। राहुल ने पीछे से मुस्कुराकर कहा, विश यू अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। थोड़ी ही देर में उनका काफिला वहां से निकल गया। बॉबी जो अब तक गुस्से में भरा बैठा था उसने उनके जाते ही राहुल से पूछा, राहुल भाई मैंने बात तो आपकी मान ली, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वह कौन सा फन खा है जिसके लिए आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने नीचा दिखा दिया। राहुल ने उसका गाल प्यार से थपथपाते हुए कहा, वह जो कोई भी है पर अब मरने वाला है, और तेरे चक्कर में मेरे प्लान की वॉट लग जाती।
अब तू और तेरे दोस्त अपने ये रंग बिरंगे खिलौने यहाँ से समेटो और जाओ यहाँ से। बॉबी बेवकूफों की तरह राहुल को देखने लगा। उसे राहुल की बात समझ नहीं आई। राहुल भी उसको बिना कुछ एक्सप्लेन किए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उधर जब कार्तिक लौट कर आया तो सब उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। बस में भी सब लड़के लड़कियों की जुबान पर कार्तिक का ही नाम था। एक ने कहा, यार कार्तिक सिर्फ सुपर रिच ही नहीं है, उसमें डेयरिंग एटीट्यूड भी कमाल का है। दूसरा बोला, किसी भी सिचुएशन में वो डरता नहीं है। उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है जैसे कोई रॉयल प्रिंस हो। दिन पर दिन कार्तिक की इतनी खूबियां सबके सामने आ रही थी कि कॉलेज की अधिकांश लड़कियां उस पर बुरी तरह फिदा थी। अब तो रात दिन सब लड़कियों के दिमाग में यही घूम रहा था कि कैसे भी करके कार्तिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। गाड़ी में बैठते ही नील ने कहा, यार संभाल लिया तूने सब, वरना आज तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला था। कार्तिक ने जवाब दिया, मैंने क्या संभाल लिया, संभाला तो सब मैगी ने है। मेरे तो कुछ करने की नौबत ही नहीं आई। मैगी ने अकेले ही सबको धूल चटा दी। चंडी माई का मॉडर्न अवतार है मैगी। कार्तिक की इस बात पर कार में सब हंस दिए। इस बार सरप्राइजिंगली मैगी भी मुस्कुरा दी। इतने समय में ऐसा पहली बार था कि किसी ने मैगी को मुस्कुराते हुए देखा हो। दरअसल जिस तरह की उसकी परवरिश थी उसके लिए अपने मास्टर के एप्रिशिएशन के सिवा कुछ भी मायने नहीं रखता था। कार्तिक के तारीफ करने से मैगी खुश थी। कार्तिक का उसके स्किल्स को अप्रिशिएट करना उसके लिए बहुत बड़े अवार्ड जैसा था। उसको मुस्कुराते देखकर अब सबकी उससे बात करने की हिम्मत बढ़ गई। कियारा ने उससे पूछा, तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? साशा भी बोली, तुम इतनी पावरफुल कैसे हो? कमाल ही कर दिया तुमने तो, इतने सारे लड़कों को अकेले मार गिराया। मैगी के एक्सप्रेशन फिर से पहले जैसे हो गए, एकदम सपाट। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साशा और कियारा ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर आपस में बात करने लगी। वो दोनों समझ गई थी कि मैगी कार्तिक के अलावा किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ी देर में ही कार में दूसरे टॉपिक पर बात होनी शुरू हो गई। सफर जारी था। हंसते मुस्कुराते, रुकते रुकाते काफिला आगे बढ़ रहा था। जिस भी जगह बीच में बस खाने पीने के लिए रुकती, वहां लड़कियां इन्हीं चक्करों में पड़ी रहती कि कार्तिक का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। एक लड़की ने कहा, वो इतना सुपर रिच लड़का है, हमारी तरफ थोड़ी देखेगा। हम खुशकिस्मत हैं, कम से कम इस तरह के लग्जूरियस ट्रिप पर आ पा रहे हैं। हमारे जैसी लड़कियों के लिए तो कार्तिक दूर की कड़ी है। फिर जिसके पास कियारा और मैगी जैसी खूबसूरत लड़कियां पहले से हैं, वह हमारे जैसे अगली डकलिंग में क्यों इंटरेस्ट लेगा भाई? उसकी बात पर एक लड़के ने यूं ही मजे लेते हुए कहा, अरे हो सकता है उसका टेस्ट अलग हो सकता है उसको अगली डकलिंग में ही इंटरेस्ट हो। उस लड़के के ऐसा कहने पर खुद को अगली डकलिंग कहने वाली लड़की चौंकी और मन में सोचने लगी, हाँ ऐसा हो तो सकता है, मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात अब ये हो चुकी थी कि हर कोई कार्तिक के सपने देख रहा था। उधर कार्तिक पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके दोस्तों के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल पहले जैसा रहे। किसी को भी ऐसा न लगे कि पैसा आने के बाद वह बदल गया है। सब म्यूजिक पर नाचते हंसते गाते मस्ती में रास्ता काटते हुए जा रहे थे। किसी को खबर नहीं थी कि इस पूरे काफिले को एक ब्लैक कलर की लैंड रोवर एक निश्चित दूरी से फॉलो कर रही थी। लगातार उस लंबी जर्नी के बाद आखिरकार वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सब अपनी अपनी बसों से और कारों से बाहर आकर हाथ पैर झटकने लगे। सबको थकान महसूस हो रही थी। उन लोगों का बस चलता तो वहीं पर बिस्तर लगा लेते। तभी साशा ने एक और अनाउंसमेंट की, हम लोग यहाँ से 2 घंटे का ट्रैक करके ऊपर माउंटेन पर जाएंगे। वहीं पर हमारे लिए टेंट्स का अरेंजमेंट है। आप सबका पहला टास्क ये है कि रास्ते में जितना भी कूड़ा या अनवांटेड मटेरियल पड़ा होगा हम उसको क्लीन करते हुए जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो सिर्फ मस्ती के लिए आए थे उनको ये बात बड़ी अनहाइजीनिक और बुरी लगी। उनके मुंह चढ़ गए। साशा की बात पर कार्तिक का दोस्त चिढ़कर बोला, यार हम यहाँ कूड़ा उठाने थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ सुंदर लड़कियों के चक्कर में आए थे। अब ये हमसे स्वीपर वाले काम कराएगी। हम नहीं जा रहे किसी माउंटेन के टेंट में, हम तो यहीं कार में पड़कर सो जाते हैं। कार्तिक ने हंसते हुए अपने दोस्त को डांटा, चुप कर कामचोर, उठाओ सब अपने अपने बैग और चलो। यहाँ रुकने का कोई सीन नहीं है। सबका अरेंजमेंट ऊपर टेंट में ही है, वही चलना होगा। उसके बाद कार्तिक ने कार से अपना बैग उतारकर कंधे पर लिया और आगे बढ़ गया।
कियारा और मैगी भी अपना अपना बैग लेकर उसके पीछे चल दी। नील ने हंसते हुए बाकी दोनों दोस्तों के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें छेड़ते हुए कहा, चलो आलसी, यहाँ अकेले पड़े रहे तो शेर आकर खा जाएगा तुम्हें। वह दोस्त चौंकता हुआ बोला, तो क्या इस जंगल में शेर भी है? नील ने जवाब दिया, नहीं होगा तो रातों रात पैदा हो जाएगा अपने आप ही। अब तेरे जैसा लजीज गधा खाने का लालच थोड़ी छोड़ सकेगा। उसकी इस बात पर आसपास खड़े सब लड़के लड़कियां हंस दिए। वो लड़का नील को मारने के लिए दौड़ा। इसी हंसी मजाक में वह लोग ट्रैक की तरफ चल दिए। साशा ने एक बार फिर से सबको मोटिवेट किया कि स्टार मून होटल वालों ने ऊपर बहुत ही शानदार टेंट्स का अरेंजमेंट किया है। एक बार ट्रैक कवर कर लें फिर ऊपर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कि कीड़े और मच्छरों तक से भी बचाव का पूरा ध्यान रखा गया है। मॉस्किटो रिप्लेटेंट तो है ही, हर टेंट में कूलिंग के भी पूरे अरेंजमेंट्स है। कार्तिक का अच्छा खासा पैसा लगा था इस तरह के लग्जूरियस टेंट अरेंज करने में। साशा में सबको कहा, सब लोग ग्रुप में चलेंगे, अकेले इधर उधर कोई नहीं जाएगा। उसके बाद सब लड़के लड़कियों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर ट्रैकिंग शुरू की। शुरुआत में रास्ता आसान था। हवा बहुत साफ और ठंडी थी। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत फूल खिले हुए थे। सब बहुत एंजॉय करते, हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। पर आगे जाकर रास्ता डिफिकल्ट होता चला गया। स्टीप और बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़। बहुत सारे लड़के लड़कियों का अब हौसला जवाब देने लगा। कुछ लोगों ने साशा को कहा भी कि वह लोग वापस जाना चाहते हैं, पर साशा ने इसके लिए मना कर दिया। वैसे भी ये पॉसिबल नहीं था। इतनी लंबी जर्नी से अभी आए थे और इस तरह कैसे कुछ लोगों के लिए वह बस इसको वापस भेज सकती थी। उसने सख्ती से कहा, ये पॉसिबल नहीं है, सबको ऊपर तक तो चलना ही पड़ेगा। घने जंगल में किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें। इसलिए साशा की बात मानकर वह लोग ऊपर चढ़ते चले गए। कार्तिक के दोनों दोस्त भी बहुत ज्यादा नाटक कर रहे थे। एक बोला, कहाँ फंसा दिया यार, ये तो बहुत मुश्किल है। दूसरा दोस्त बोला, यार लड़की के चक्कर में अगर इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना तो अपन तो बिना लड़की के ही ठीक है। यूं तो वो ऐसी बातें करते हुए चल रहे थे, पर जैसे ही कोई ऐसा ग्रुप जिसमें खूबसूरत लड़कियां होती पास से गुजरता, दोनों फटाफट खड़े होकर ऐसे दिखाने लगते जैसे सबसे ज्यादा चुस्त वही दोनों है। उनकी हरकतों पर कार्तिक, नील, कियारा, साशा सब हंस रहे थे। साशा और नील बात करते हुए चल रहे थे। कार्तिक और कियारा भी आपस में मग्न थे। मैगी चुपचाप उनके साथ थी। कार्तिक को दिख गया था कि कियारा काफी थक गई है। उसने कियारा के कंधे से उसका बैग ले लिया। कियारा एकदम से बोली, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास अपना भी बैग है। 2-2 बैग उठाकर कैसे चलोगे? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, 6 साल घोर गरीबी में गुजारे हैं। मुझे इन कामों की आदत पड़ चुकी है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे लिए यह वेट कुछ भी नहीं है। कियारा कुछ नहीं बोली। उसको बहुत ही ब्रेथलेस फील हो रहा था। वह हौंफ रही थी। इतने में साशा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर कियारा को दी। कियारा ने पानी पीते ही कहा, इस कुछ अलग नहीं है। साशा ने जवाब दिया, टेस्ट तो अलग होगा ही। यह पानी इन्हीं पहाड़ों के रिजर्वॉयर से लेकर रिफाइन किया गया है। इंडिया में मिलने वाला बेस्ट मिनरल वाटर है ये। एक तरह का एनर्जी ड्रिंक भी है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर यह इतना महंगा आता है कि कार्तिक अगर स्पॉन्सर नहीं करता तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। कार्तिक का दोस्त फौरन बोला, बड़े लोग बड़ी बातें, इनके तो पानी भी स्पेशल एनर्जी वाले होते हैं। कार्तिक उसके इस कमेंट पर कोई जवाब देता, इतने में ही ऊपर की तरफ से तेज शोर सुनाई दिया। कार्तिक का ग्रुप उसके दोस्तों की वजह से बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। कुछ ग्रुप्स उनसे काफी आगे निकल चुके थे। उन्हीं में से कुछ लड़के लड़कियां तेजी से नीचे भागते हुए आ रहे थे। उन सब के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।